हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ब्यूटी गुप्ता एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 चैप्टर 3 आत्मकथ्य। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का समरी करेंगे, वर्ड टू वर्ड समझेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस कविता के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। पहले हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर इस कविता को समझेंगे। तो मैं जो जयशंकर प्रसाद जी है, उनका जन्म हुआ था 1889 यानी 1889 में। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु स्थिति अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृति, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावती काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कविता में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। तो जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु कब हुआ? 1937 में। ओके, उनके प्रमुख काव्य कृतियां क्या क्या, इसको हम लोग याद रखेंगे। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामयनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक दिया गया। तो ये कामायनी के रचनाकार कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी थे। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक है। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। ये जो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त नाटक है, इसके रचनाकार भी कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये था हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जिसमें हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे कि जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, इनकी जो प्रसिद्ध काव्य कृति है कामायनी, इन पे इनको अवार्ड भी मिला था, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। और अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब जो नाटक है, इसके भी रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। ये तो रहा इनका जीवन परिचय। बात करते हैं इस कविता की। ये जो कविता जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, आत्मकथ्य, ये क्यों लिखी है? इसके पीछे भी एक रीजन है। तो हुआ ये था कि मशहूर कवि जो प्रेमचंद जी थे, उनका संपादन में एक हंस नाम का पत्रिका निकलता था। उस पत्रिका में आत्मकथा नाम का एक सेक्शन निकला, जहाँ पर आप अपना आत्मकथा वहाँ पर दे सकते हैं। और ये देखकर जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे कहा कि तुम भी हंस पत्रिका में अपनी आत्मकथा लिखो। परंतु प्रसाद जी को अपनी आत्मकथा लिखने की कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उनको इच्छा ही नहीं था अपनी आत्मकथा लिखने का। और प्रसाद जी ने अपने मित्रों को मना कर दिया कि नहीं, मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। जिससे प्रसाद जी और उनके मित्रों के बीच तर्क होने लगे, जिसका जवाब देते हुए प्रसाद जी ने ये कविता लिखी है आत्मकथ्य, जिसमें वो सभी कारण बताइए कि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पूरा कविता है, इसमें वो सब कारण बताई गई है, रीजन बताया गया है कि जयशंकर प्रसाद क्यों अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। अपने मित्रों को बोल रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता, उसी का रीजन ये कविता पूरी लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम भी समझते हैं कि वो क्या-क्या कारण थे जिसकी वजह से प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इस कविता का जो टाइटल है आत्मकथा, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑटोबायोग्राफी। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखता है, यानी बचपन से लेकर अब तक का, तो उसे आत्मकथा या बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते अपनी कविता की तरफ। तो हम इस वीडियो में दो दो लाइन करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले दो पंक्ति में प्रसाद जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखने का ये तर्क देते हुए अपने मित्र को कहते हैं, मधु गुनगुना कर चाहता कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज खरी। इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, ताकि इसको जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो हमको समझने में इजी रहेगा, ठीक है। इसका वर्ड मीनिंग क्या क्या हो रहा है? मधु मतलब होता है मन रूपी भौरा, और बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि अपने मन की तुलना भौरा से कर रहे हैं कि जिस प्रकार भौरा किसी एक फूल का सुगंध नहीं लेता, बल्कि उसके आसपास के बाकी बचे फूलों को भी सुगंध लेता है, ठीक उसी प्रकार कवि का मन रूपी भौरा भी उनकी बीती हुई यादों के आसपास गुनगुना रहा है। न जाने कौन सी कहानी कहना चाह रहा है।
आगे कवि अपनी जीवन की तुलना एक पेड़ से करते हुए कहते हैं कि उनका जीवन रूपी पेड़ जो कभी हरी पत्तियों से भरा हुआ था, मतलब उनका जीवन कभी सुख और आनंद से भरा हुआ रहता था, लेकिन अब तो एक एक कर सभी पत्तियां मुरझाकर गिर रही है। ठीक उसी प्रकार कवि के जीवन में सुख और आनंद खत्म हो गए हैं। अब इसकी जगह दुख और निराशा ने ले ली है। इसलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, क्योंकि उनका जीवन जो है वो दुख और निराशा से भर चुके हैं। तो पहला तर्क तो ये देते हैं। आगे की दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो इसका हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले। अनंत मतलब होता है विशाल, बड़ा। नीलिमा मतलब नीला आकाश। जीवन इतिहास मतलब जीवन का इतिहास, जीवन की कहानी। व्यंग मतलब मजाक, मलिन मतलब गंदा, उपहास मतलब मजाकी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये तो इतना बड़ा नीला आकाश है, इसके नीचे अनेकों लोग रहते हैं, जिनमें से अनेक महान पुरुष भी है। अर्थात कई लेखक के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि वो खुद का ही मजाक उड़वा रहे हैं, क्योंकि लोग इन लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। इसलिए प्रसाद जी की नजरों में आत्मकथा लिखना मतलब अपना ही मजाक लोगों के सामने बनवाना है। यहाँ पर जयशंकर जी दूसरा कारण बता रहे हैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखने का, कि दूसरों का आत्मकथा पढ़ के लोग क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं, बुराइयां उनमें निकालते हैं। इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी इन दो पंक्तियों में कह रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इसका हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। दुर्बलता मतलब होता है कमजोरी। गागर रीति मतलब खाली खरा, मतलब ऐसा मन जिसमें भाव ही ना हो। तो यहाँ पर इन दो पंक्तियों में प्रसाद जी अपने मित्रों से कहते हैं कि ये सारी बात जानते हुए कि किस तरह से सभी लोग एक दूसरे की कमजोरियों का मजाक बनाते हैं, उन पर हंसते हैं, ये सब जानते हुए भी मित्रों तुम सब मुझे मेरे जीवन की कमियों को, कमजोरियों को सबके सामने कर डालो, ऐसा बोल रहे हो। आगे प्रसाद जी अपने मित्रों से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी कहानी सुनकर खुश हो पाओगे, क्योंकि जब तुम मेरी कहानी सुनोगे तो मेरा जीवन खाली घड़े जैसा एकदम खाली मिलेगा। यहाँ पर प्रसाद जी अपने मित्रों से कहते हैं कि मेरा जो आत्मकथा है उसमें मेरी कमजोरियों को देखकर तुम खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो सेम एक खाली घड़े जैसा ही है। मतलब मेरे मन में कोई भाव ही नहीं है, मतलब मेरा जीवन पूरा भावहीन है, भाव भरा ही नहीं है, इमोशन, फीलिंग्स या फिर कोई स्टोरी अच्छा है ही नहीं, या फिर ऐसा कोई बात नहीं है कि जिसको सुन के लोग मुझ पे हँसेंगे या फिर मेरा मजाक उड़ाएँगे। तो ये कारण बताते हैं इन 2 पंक्तियों में प्रसाद जी, ठीक है? आगे कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो यहाँ पर प्रसाद जी अपने मित्रों को चेतावनी मतलब वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर मैंने आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम ऐसा ना समझो कि मेरे जीवन में तो सुख और आनंद थे, वो सभी तुमने ही खाली कर दिए हो, और कवि का जीवन दुखों से भरकर खुद का जीवन सुख और आनंद से भर लिया है। मतलब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कहीं उनकी आत्मकथा को पढ़कर उनके मित्रों को ऐसा ना लगे कि कवि का जो दुखों से भरा जीवन है उसका कारण खुद को ही ना समझने लगे। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कहीं उनकी आत्मकथा को पढ़कर उनके मित्रों को ऐसा ना लगे कि कवि का जो दुखों से भरा जीवन है वो उनके ही कारण से हुआ है, वो खुद को ही दोषी ना समझने लगे। यहाँ पर क्या कहा है, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मतलब कई लोग मेरा जीवन की कमियों को, दुखों को सुन अपना घड़ा भरने चाहेंगे, मतलब कवि के दुखों को, कमजोरियों का मजाक बनाकर खुद को खुश करेंगे, खुद का घड़ा भरेंगे। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो हम लोग पहले इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। विडंबना मतलब होता है दुर्भाग्य, सरलते मतलब होता है सरल मन वाले, प्रवंचना मतलब होता है झूठ। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मुझे अपनी आत्मकथा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ये जो सरल मन है उसकी हंसी कैसे उड़ाऊं, भूले अपने, अर्थात मुझसे जो भूल हुई है, गलतियां हुई है, या फिर लोगों ने मुझे धोखे दिए हैं, मेरे साथ छल किया है,
उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना और उनका मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब यादों से जुड़े उनके मित्र भी होंगे और जब लोगों को पता चलेगा उनके मित्र या अपने ही उनके साथ धोखा किया, छल किया है, तो सभी कवि पर हंसेंगे, उनका मजाक ही बनेगा। इसलिए यहाँ पर प्रसाद जी अपने आत्मकथा नहीं लिखने का एक ये कारण बताते हैं। आगे कहते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाओ मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो पहले इसका हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। उज्जवल गाथा मतलब होता है सुख भरी कहानी। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था कि कवि का जीवन खाली घड़े जैसा है, दुखों से भरा हुआ है, परंतु इन दो पंक्तियों में कवि अपने सुखों से भरे जीवन का बात करने लगे कि वो सुखों से भरी कहानी कैसे कहूँ मैं, जब मधुर चांदनी वाली रातें थी जहाँ वो खिलखिला कर हंसते थे अपनी प्रेयसी के साथ। तो यहाँ पे जो प्रेयसी है ये बताया नहीं गया कि उनकी प्रेयसी है या फिर पत्नी है, तो हम बस प्रेयसी लेके ही समझेंगे, मानो उनकी पत्नी का यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मधुर चांदनी रातें थी जहाँ वो खिलखिलाकर हंसते थे अपनी प्रेयसी के साथ, वही मधुर यादें ही तो अब मेरे जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। उन यादों को मैं कैसे लिखूं? उन खुशी से भरे पलों की बातें मैं दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहता। यहाँ तक तो प्रसाद जी अपने जीवन में जितनी भी दुख भरी कहानियां थी वो नहीं बताने का कारण बताते थे, परंतु इन दो पंक्तियों में प्रसाद जी अपने जीवन में सुखों से भरी जो यादें थी वो भी लोगों से बांटना नहीं चाहते हैं। तो ये भी अपनी आत्मकथा नहीं लिखने का एक कारण बताते हैं अपने मित्रों को। ठीक है, आगे कहते हैं, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। इसका हम लोग पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आलिंगन मतलब होता है बाहों में भरना, मुस्किया मतलब मुस्कुराकर। तो यहाँ पर कवि आगे कहते हैं कि मुझे जीवन में वो सुख मिला ही कहाँ जिसका मैं स्वप्न देखता था। उस स्वप्न को देखते देखते अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं जिस सुख का स्वप्न देख रहा था वो मेरी बाहों में आते आते ही मुस्कुराकर भाग गया। अर्थात कवि ने अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेयसी के साथ सुख भरे जीवन जीने का स्वप्न देखे थे, जो उनकी पत्नी की मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया और उनका सारा जीवन दुखों से भर गया। आगे की दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। पहले इसका अपना वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अरुण कपोलो मतलब लाल गाल, मतवाली मतलब मस्ती भरी, अनुरागिनी मतलब प्रेम भरी, उषा मतलब सुबह, मधुमाया मतलब प्रेम से भरी हुई। तो इन दो पंक्तियों में कवि अपनी प्रेयसी यानी पत्नी को सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके लाल गालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो प्रेम बिखेरते हुए प्रेम भरी सुबह सुहागिन की तरह उग रही है। अर्थात उनकी प्रेमिका के जो लाल गाल थे, उनकी जो सुंदरता थी, वो मानो ऐसी लग रही थी कि प्रेम भरी सुबह हो रही है, जिसकी लाली एक सुहागन की तरह लग रही है, लाल लाल। ठीक है, अर्थात मानो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। तो इन दो पंक्तियों में जो कवि है वो अपनी पत्नी की सुंदरता का तुलना सुबह की लालिमा से कर रहे हैं। आगे के दो पंक्तियों में कहते हैं, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। इसका पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्मृति मतलब यादें, पाथे मतलब सहारा, पथिक मतलब यात्री, पंथा मतलब रास्ता, सीवन को उधेर मतलब सिलाई की लाइन खोलना, कंथा मतलब होता है पुराने कपड़ों से बनी रजाई। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज भी उसकी यादें, उसकी स्मृति मेरे लिए ठीक वैसे ही सहारा बना हुआ है, जिस प्रकार से एक थके हुए यात्री को रास्ते में पाथे यानी खाना पीना और हिम्मत मिल जाए, ठीक उसी प्रकार उनके प्रेमिका के साथ बिताए सभी यादों के सहारे इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में कवि कह रहे हैं कि तुम मेरी कंथा यानी मेरे जीवन की सीवन क्यों धेरना चाहते हो, मेरी बातें, मेरे घाव, मेरे अनुभव को बार बार क्यों कुदेरते हो, जिन दुखों को मैं सी चुका हूँ तुम क्यों उसे उधेर के देखना चाहते हो, मेरी कथा को उसे मत उधेरो, इससे मुझे तकलीफ ही होगी, क्योंकि जो जख्म दर्द पीड़ा सीख चुका हूँ उसको तुम उधेर कर मेरी कथा को देखने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पर कवि अपने मित्रों से आत्मकथा नहीं लिखने का ये कारण बता रहे हैं कि अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे जो पुराने दुख है, दर्द है, वो सब मुझे याद आने लग जाएंगे, जिससे मुझे तकलीफ ही होगी, मुझे पीड़ा ही होगी। इसलिए मुझे आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो, मैं नहीं लिखूंगा। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं,
छोटी सी जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इन दो पंक्तियों में काफी सरल शब्द यूज हुए हैं, तो इसका हम शब्दार्थ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरा छोटा सा जीवन है, इसमें कोई बड़ी बड़ी कथाएं नहीं है। अर्थात कवि के अनुसार उनके जीवन में ऐसा कोई खास बात नहीं है जो अपनी आत्मकथा में लिखे। आगे कभी अपने मित्रों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये ठीक नहीं लगता कि जब मैं कहना नहीं चाहता अपनी आत्मकथा, तो तुम मुझे मौन रहने दो और मैं औरों की सुनता रहूं। मतलब औरों की आत्मकथा को सुनता रहो और खुद का आत्मकथा औरों को ना सुनाओ, मौन रहो, चुप रहो। तो यहाँ पर प्रसाद जी अपने मित्रों से प्रश्न पूछते हैं कि मैं चुप रहना चाहता हूँ, मैं मौन रहना चाहता हूँ, मैं दूसरों का आत्मकथा ही सुनना चाहता हूँ। ठीक है, आगे कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। पहले इसका मैं वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मौन मतलब चुप हो जाना, व्यथा मतलब दुख। तो इन दो पंक्तियों में कवि काफी विनम्रता से कह रहे हैं कि मेरी सरल सीधी सादी जीवन कथा सुनकर तुम क्या सच में मेरी मदद कर पाओगे? आखिर क्या ही करोगे मेरी ये सरल भोली आत्मकथा सुनकर। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, अभी सही समय नहीं है मेरे दुखों को बताने का, मेरी अंदर की पीड़ा जो मैं चुपचाप सहता रहा हूँ वो अभी थकी हुई है, सोई हुई है। इसे जगाने का, इसे दोबारा याद करने का अभी वक्त नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो। ये सारी तर्कें कवि ने अपने मित्रों को दी है अपनी आत्मकथा नहीं लिखने का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो रहा है, कोई लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई शब्द का मतलब आपको नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट में पूछेगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बीच के एलसीआरटी आइकन को क्लिक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।